सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त निगरान सेटअप तो जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन निगरान सेटअप के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपनी हुकूमती जमातों को कि निगरान सेटअप में इख्तियारात इजाफ़ी शायद दे दिए जाएंगे, लेकिन उन इख्तियारात के हवाले से अब मामलात क्लियर हो गए कि निगरान सेटअप किसी किस्म का कोई मुआशी मुआहदा नहीं कर पाएगा। अगर ये मुआहदा करने की सूरत जो पहले बनाई गई थी वो होती तो शायद निगरान सेटअप के हवाले से जो कयास आराइयाँ थी कि ये 3 माह नहीं बल्कि ये इजाफा भी हो सकता है किसी तरह से नागुज़ीर वजूहात पे। अब मामलात जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के, सियासी जमातों के क्या वाकई इख्तियार में आ गए हैं कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन में दीगर जो तरमीम है वो भी बहरहाल कर दी गई हैं, और जो इलेक्शन के नताइज बहुत डिले हो जाते थे उसका भी वक्त का तयन हो गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी लिमिटेड कर दिया गया है कि किस तरह से वो रिजल्ट जो हैं वो देंगे। इन तमाम तर मामलात के हवाले से निगरान सेटअप और इसके अगले आने वाले असरात पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मोहम्मद उसामा गाजी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। उसामा, निगरान सेटअप अभी कौमी असम्बली बल्कि मुश्तरका इजलास है, उसमें तरामीम और चीज़ें जो हैं वो मंजूर कर ली पहले लग रहा था कि जिस किस्म के इख्तियारात हैं इसमें तो शायद हुकूमतें आगे से आगे मामलात, अब ख़ुद से खौफ भी रहा सियासी जमातों को कि लेने के देने ना पड़ जाएं कि निगरान सेटअप इतना लंबा ना हो जाए। अब तसल्ली हो जाएगी कि इलेक्शन भी वक्त पर हो जाएं और चीज़ें भी हो जाएं। आपका क्या ख्याल है? धड़का तो चाहे जिसको भी अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि अभी एक और चीज भी गौर है कि राजा रियाज साहब क्या करते हैं। क्योंकि वैसे तो एक मजाक बना हुआ था बतौर अपोजिशन लीडर पिछले 1.5 साल में, जमहूरियत के साथ भी, आइन के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, लेकिन इस दफा राजा रियाज साहब ने अपनी सीट पक्की करनी है। जाहिर वो सियासतदान है, उनको पता है कि जो कारकर्दगी इस हुकूमत की रही है और जिस तरह उन्होंने इसका साथ दिया, किसी से ढकी की बात नहीं है, तो जो उनको पीछे कोई गारंटी करेगा वो उसी के हवाले से चलेंगे। तो उन्होंने भी अपना नाम देना है, और ये मुमकिन है मुदस्सिर, अगरचे अभी सुनने वालों को हैरानी हो रही है कि राजा रियाज साहब इस तरह का काम कर सकते हैं, तो जनाब वो कर सकते हैं। और फिर मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ भी जा सकता है कि राजा रियाज साहब कहीं मैं तो इस नाम पर इत्तेफाक ही नहीं करता। तो मुमकिन है कि अगर तो इत्तेफाक हो गया किसी ऐसे नाम पर कि जो आगे चीजों को लेकर चलता रहे, तो फिर मामला जो है वो इस तरफ नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा नाम बीच में आएगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि जी ये केयरटेकर सेटअप जो है ये कोई लंबे अरसे के लिए नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन उसामा, इसमें अब बाकी जो जमातें हैं जो इलेक्शन की बात करें, पीपल्स पार्टी उसमें सर फहरिस्त है, मौलाना साहब हैं, वो इलेक्शन कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो होने चाहिए। वो इस किस्म के नामों को होने देंगे? उनके बस में कहाँ है जी। बात यह है कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप देखिए ना, अभी इसाक डार साहब का नाम आया तो क्या वो मामला बड़े सही तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से चल पड़े। अभी मियां नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिशात है क्या वो मुकम्मल हो गई, और शहबाज शरीफ साहब जो है पूरी तरह से क्या अपने भाई के साथ है या कहीं और भी देख रहे हैं, तो वहां से जो नाम आएगा उसको भी देखेंगे। अब जरदारी साहब जो कुछ चाहते थे, जो गारंटीज चाहते थे, क्या उनको मिल गई? तो ये यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक उस तरह नहीं। या मौलाना साहब की जो ख्वाहिशात थी क्या वो सब पूरी हो गई? वो भी अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अब तो ये हो रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो सूबे में यानी सिंध में इत्तेहाद बनाने की तरफ जा रहे हों, चीनीए के साथ, दीगर जमातों के साथ, एमक्यूएम के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब। तो ये सूरत हाल है। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नाम आ जाता है जिसकी ये गारंटी करते हैं कि जी ये हमें इलेक्शंस दिलवाएगा ही, तो क्या हालात उसके बस में भी रहेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, तो वो जो मर्जी कहता रहेगा तो इलेक्शन कमीशन वही का वही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी आगे जा सकता है। वो हल्का बंदी के मामले पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी तो आपने देखा यही इलेक्शन कमीशन था, इसने कहा हमें रकम दे दें तो हम इलेक्शन करवा देते हैं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पाबंद किया तो इस साथ ही ने कहा जी नहीं, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, अमन की सूरत हाल है या कुछ और है, फिर ये दूसरी तरफ चले गए। तो लिहाजा अभी बहुत सी चीजें हैं। अभी तो केयरटेकर नाम सामने नहीं आया, जब आएगा तो उसके बाद फिर 2-3 महीने गुजरेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि केयरटेकर सेटअप लंबा हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इलेक्शन के हवाले से, लेकिन इलेक्शन में जितनी भी सियासी जमातें हैं, अब एक और जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ तमाम जमातें और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
तो अगले सेटअप के अंदर फिर अगर ये माइनस हो जाती तो फिर आपसी मुकाबला है उनका। ये यकीनन मुदस्सिर ऐसे होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या हुकूमत इस तरह की परफॉर्म कर सकेगी, ज्यादा अरसा चल सकेगी? जहां पर एक बड़ी पार्टी जो है आप उसको अगर मैदान से बाहर कर देते हैं, तो अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मैं देख रहा था अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा होती साहब जो है वो भी ये कह रहे थे कि जी हम नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ जो है कोई भी जमात पर पाबंदी लगे, क्योंकि हमारी जमात पर पाबंदी लग चुकी है। तो मुझे लगता है कि शायद चांस कुछ मिल जाए। ये जरूर है कि टूट फूट आप पहले ही देख रहे हैं, मसाइल पहले ही देख रहे हैं, केसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, उसमें उनको नाअहल करना, गिरफ्तारी, ये सब कुछ हो सकता है। शायद बिल्कुल इस हद तक मामला ना जाए कि बल्ला आपको कहीं नजर ना आए, क्योंकि आप देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ चुकी है, प्रेस खटक साहब आ चुके हैं, तो लगेगा यही कि शायद इनके थ्रू कुछ चीजें मैनेज हो सके और तहरीक इंसाफ का जोर टूट सके। तो हो सकता है कि आखिर में सोचा जाए नहीं जोर टूट रहा तो बिल्कुल पाबंदी की तरफ भी जाना पड़े, लेकिन उससे फिर जो हुकूमत आएगी वो ज्यादा से चल नहीं सकेगी, उसके पास लेजिटिमेसी उस तरह की नहीं होगी, अदम इस्तेहकाम फिर भी रहेगा। और ये आपकी बात दुरुस्त है कि सारे मुकाबला आपस में होगा, वो तो वैसे भी इलेक्शन में होगा, बहुत ज्यादा ये सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएगी नहीं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा उसामा साथ रहिएगा, गौस मोहम्मद न्याज़ साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। शुक्रिया आपका न्याज़ साहब। एक तो निगरान सेटअप के हवाले से बहरहाल आपकी अपनी जमातें जो इत्तहादी हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो दूर हो गया, मामला अभी कुछ ही देर पहले वो क्लियर हो गया है। लेकिन ये बात की कितनी ज़्यादा अब तसल्ली और तशफ़ी है कि हुकूमत अपनी मुद्दत ख़त्म करने के बाद वाकई 60 या 90 दिन जो एक आइनी तौर पर है उसमें निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन भी करा ले और एक नई मुंतखब हुकूमत भी आ जाए। कोई खौफ, को ख़तरा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता निगरान सेटअप ही लंबा हो जाए? भाई हम तो 9, 10, 11 को तो आज फिर एस्टेब्लिशमेंट है, उससे इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने कराने। अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होगी और हमारे यहाँ तक इंश्योर करें कि इलेक्शन 60 से 90 डेज के दरमियान में हो जाए और मुल्क की बका इसी में है। हमारा मुल्क तभी आगे चल सकेगा जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे, एक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, आगे नहीं चल सकेगा। क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल रहेगी। अगरचे हमने आइन में या कानून में ऐसी तरमीम में उसमें कोई कानून साजी की है कि तो निगरान सेटअप को इख्तियारात थोड़े ज्यादा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शन जो है कुछ डिले करना चाहते हैं। वो इंशाल्लाह इलेक्शन सर आपकी जमात तो सब निगरान हुकूमत को इख्तियारात ज़्यादा दे रही थी, लेकिन बाकी जमातों का जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया है उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। क्यों आप इतने इख्तियारात देने के हक में थे कि निगरान हुकूमत इतनी पावरफुल हो जाए? नहीं, हम वो कि ये उसका मतलब ये नहीं कि हमको अलग खुदा सा डिले चाहते हैं। हम कहते हैं चलो 3 महीने अगर लगते हैं और हमारे भी एक क्रूशियल स्टेज से गुजरे हैं। हमारा ये उससे मादा बड़ी मुश्किल से हुआ है। बाहर जो मुल्कों ने जो हमारे साथ तो सऊदी ने $2 अरब दिए हैं, यूएई ने $1 अरब दिया है, तो एक मामलात हमारे चल रहे हैं, ऑन गोइंग मामलात हैं। तो उनको ये तशफ़्फ़ी हो कि इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बजाय इसकी कोई इस तरह की बात होती वैसे कर देते शायद वो यकीन न करते। अब तो उनको ये पता होगा कि इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इख्तियार इसलिए दिए हैं। और इसका मतलब, लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि खुदा रखा इलेक्शन प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। हम इलेक्शन को भी प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते और शहबाज साहब तो खुद चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन कराए जाए। अब 5 साल की ये मुद्दत पूरी करना ये हमारा आईनी हक था और आइन और कानून के मुताबिक है, इसलिए हमने इसको 5 साल पूरे चलाया ताकि जमहूरी सिस्टम चलता रहे। 5 साल पहले 8 से 13 जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी ने किया, फिर 13 से 18 हमने किया, अब 18 से 23 मुंतखब पार्लियामेंट ने अपना टाइम पूरा किया है। तो हम ये चाहते हैं कि अगली इलेक्शन जो हो टाइम पे हो और वो भी अपने 5 साल पूरे करें। लेकिन गौस न्याज़ साहब आपके इत्तहादी जो हैं उन्होंने कल ही ये बात की, चाहे वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हो, वो कह रहे कि हाँक कर लाया गया, यहाँ पर इन तरमीम के हवाले से डिस्कस ही नहीं था जो लाई गई। ताज हैदर साहब ने भी ये बात की, फिर रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये बात की, तो PTI के भी सेनेटर ने भी ये बात की। तो इस किस्म की कोई इख्तियारात के बढ़ाने या चीज़ों के कोई आपको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं? क्या चीज़ हो रही है कि कमेटियों में वो कहते हैं बातें नहीं होती हैं, पार्लियामान में लाकर यहाँ जो है वो तजवीज़ दे दी जाती हैं या यहाँ चीज़ें तरमीम के लिए पेश कर दी जाती हैं? अच्छा, कोई भी बिल होता है ना जो कानून इंसाफ के जो वजारत है या स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें
तमाम सियासी पार्टी की नुमाइंदगी होती है और तमाम सियासी पार्टी का इनपुट होता है। तो वहाँ से तो वो सारे हो क्या ही हैं, सारे उस तमाम जमात उन्हीं के एतराज थे, ताज हैदर साहब मेंबर, कामरान मुर्तज़ा साहब मेंबर। हमने तुम्हारा तो ये ख्याल है कि चूंकि वो पहले हो गई है उसमें, आप देखो हमारा टेनोर भी आ गया और 10-15 दिन रह गया है, बाकी भारत में छुट्टियां आ जाएंगी, तो इसलिए हम जल्दी में थे कि इसमें कर लिया जाए। तो उसमें बावजूद फिर हमने एक दिन और दिया कि आप चलो और आप डिस्कस कर लें और मशवरा कर लें, अपनी लीडरशिप से बन सकें, जो इनपुट देना चाहे तो तरामीम करना चाहते हैं वो तजवीज़ कर दें। तो एक दिन हमने डिले किया कि उनको मौका मिल जाए, तो बेखल आप तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। तो चलिए, अब तो सर उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद बहरहाल आज उन तरामीम को ही हटा दिया गया है जो तरामीम आप ला रहे थे। साथ रहिएगा नैब साहब। उसामा, इन तरामीम और इन इख्तियारात बार बार नाराज़गी, कभी कोई नाम कभी कोई चीज़, तो ये नून लीग अलग से JUI भी नाराज़ हो गई, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ होगी, दीगर भी नाराज़ हो रहे थे। तो ये पहले कुछ मामलात नहीं सेट हो रहे थे या कुछ और से चीज़ें हैं? आपका क्या तज्ज़िया कहता है कि नाज़िल हो रही थी जिनको बीच में डाला जा रहा था, जिसके बाद सियासी जमातों ने इतना बड़ा इख्तलाफ किया कल भी? जी देखिए, अगर आजम नज़ीर तारनी साहब की बात सुने तो हैरान कौन है। वज़ीर कानून है, वो कहते हैं जी कमेटी में सबके सामने ये चीज़ें आ चुकी थी, उस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं किया, सब पार्टीज की वहां पर मुशावरत से ये फिर कानून साजी की तरफ आगे बढ़ाया गया मामला। अब ये हैरान कौन है कि फिर अब एतराज क्यों आ रहा है। इसमें तो नजर यही आता है कि जो आगे सेटअप आ रहा है, जिस तरह फजलुर रहमान साहब इस पर नाराज हुए कि जी दुबई में जो मीटिंग्स है उनमें क्यों नहीं वो शामिल, जो कुछ हो रहा है उसमें वो क्यों नहीं शामिल किए जा रहे, या जिस तरह मियां साहब चाहते हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है बिल्कुल पूरी तरह से उनकी मर्जी का हो, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, पंजाब में जो सेटअप लाया गया उसमें मुशावरत थी या पीपल्स पार्टी को ज्यादा से दी गई, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब को ज्यादा दी गई, वहां सारे 3-3 जिस तरह बांटे गए कि जी इतने वजीर उसके इतने वजीर उसके। तो अब ये एक प्रेशर टैक्टिक भी नजर आता है कि अब जो निगरान सेटअप आएगा उसमें कितने किसने वजीर रखने हैं, क्योंकि वो निगरान तो होना नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट होना है। तो इसी का एक तसलसल होना है जो सेटअप इस वक्त है, तो उसमें भी अपनी अपनी वजारतें ज्यादा लेने के लिए, क्योंकि उनको भी शायद कंटिन्यू हो सकता है तो हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी प्रेशर है। और एक और खबर मैं आपको दे दूं कि IG पंजाब से भी कुछ साफी मिले और उनसे जब पूछा इलेक्शंस का, अगर कोई इस दफा तो नहीं जो पंजाब में आपने जिस तरह आगे जाए इलेक्शन और 90 दिन में तो हो ही नहीं सके खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नफरी ही नहीं है, तो जब होगी तब देखेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं तो नफरी वो दे दे। तो ये IG पंजाब साहब तो अभी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोच लें कहाँ के इलेक्शन, कब इलेक्शन। लेकिन सियासी जमातें तो इलेक्शन ही के लिए तैयारी कर रहे हैं, या IG का इस तरह का बयान जो है बहरहाल वो अजीबो गरीब है। हम बात करेंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का एतराज़ात थे आपकी जमात भी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ये जो निगरान सेटअप लामहदूद इख्तियारात का मामला बहरहाल वो क्लियर हो गया आज पार्लियामान में भी, तो अब लग रहा है तसल्ली तशफ़ी है कि अब वक्त पर इलेक्शन हो जाए और निगरान सेटअप भी अपना ही काम करे जो इसका काम है, और उतने ही वक्त के लिए रहे जितना उसके पास आइनी तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। सर क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? बस एक इल्हाम तो था कल से कि वो नाम तो निगरान का है लेकिन उनको मुंतखब सेटअप के बराबर लाया जा रहा है जी, कि वो मुआहदात भी कर सकेंगे, अपने आप को तोसी भी दे सकेंगे, और वो बड़े बड़े काम उनके जिम्मे लगाए थे। तो आज की वजाहत के बाद थोड़ी इत्मीनान हो गया है। अब हमें भी उम्मीद है कि जो पार्लियामान में वजाहत हो गई है उससे वो आगे नहीं बढ़ेंगे और निगरान ही रहेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ये चीज़ों का लाया जाना, इत्तेहादी जो जमातें हैं वो कह रही कि कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ, पार्लियामान में ये चीज़ें ले आए, तो ये इस किस्म की चीज़ें कोई और कहीं जगह से नाज़िल हो रही थी कि पार्लियामान की कमेटी जो सारी चीज़ों को देख रही है उसमें ये बात ही ना हो। बस ये भी हाथ करना चाहते थे। असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदबख्ती से कानून साजी का तरीक़ाकार ये रहा है कि वहाँ टेबल पर एक पलंदा रख लिया जाता है और काजी तो ले हो गया तो वो ले हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं कि भाई जो लोग इसके हक में वो यस कहें और जो इसके खिलाफ है वो नो कहें। तो इस तरह बहुत जल्दी के अंदर बगैर पढ़े और समझे वो कानून साजी कराई जाती है। तो गालिबन
नून के लोग तो आगे हुकूमत की तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आज़म लाने की, तो ज़ाहिर है इनको मुक़द्दर हल्कों की बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन वो तो मुंह नहीं दे सकते। तो इस तरह वो चाहते थे कि चालाकी के जरिए से कुछ कानूनसाजी हो जाए, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़े गए। तो पकड़े गए तो मुफ्ती साहब नून लीग जो चालाकी जो आप बात कर रहे हैं, जो इनको रंगे हाथों में पकड़ लिया आपने, ये चालाकी सबके साथ, आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं, आपके साथ तो इत्तेहाद में है। नहीं, वो किसी का नाम लेना ये तो ठीक नहीं होगा, जमहूरियत के साथ कर रहे हैं। देखो पहले ये काम होता था तो ये जाबिर और आमिर किया करते थे, फौजी डिक्टेटर, और बाद में उसको कवर कर देते हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। अब वो वहाँ से ज़रा मुश्किल हो गया है, अब जाबिर खुद नहीं आ रहे, तो अब उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है। तो इस तरह के पार्लियामेंट के मुंह पे खालक मिल ली जाए। तो खैर हमारे लोग तो जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा हुआ कि बर वक्त वो गलती पकड़ी गई है और कौम को एक मुसीबत से गई। सही। मुफ्ती साहब साथ रहिएगा। गौसम नियाज़ी साहब, जाबिरों की ख्वाहिशात आपकी जमात छोर दरवाज़ों से कर रही है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये तो बर वक्त पकड़ा गया, निगरान सेटअप में आप ही के वज़ीर आज़म का नाम आ रहा था, तो इसलिए लामहदूद इख्तियारात चाह रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है आइन में तरीक़ाकार दर्ज है कि किस तरह जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा, तो ज़ाहिर है इसमें देखो हमने अगर 15-16 महीने सेटअप चलाया तो 12 जमातों को साथ लेके चले, और हमें एहसास है कि कितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें कितने नजरिए से हटे, कितना हमने एक किस्म का लोड बर्दाश्त किया, महंगाई का, लोगों की बातें सुने। आप देखिए ये मसाइल तो सबके साथ है, लेकिन लोग हमें जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे कि सारा ये नून लीग कर रही है, न किसी पीपल्स पार्टी को कोई बुरा भला कहता है, ना ANP को कहता है, किसी को नहीं, बस ये सारा नून कर रही है। क्योंकि जो कि पब्लिक से रिलेटेड वजाते थी वो सारी जिम्मेदारी हमारी थी, तो जो उसकी तो हमने वो बर्दाश्त किया, और फिर कोई हमने कोई चोरी छुपे कानून पास करने की तो कोशिश नहीं की। अब अगर JJO के बंदे तराज कर रहे हैं तो क्या JJO के बंदा उस स्टैंडिंग कमेटी में था नहीं जिस जहाँ से ये बिल पास हुआ? तो फिर बाद में अगर उनको कोई ऐसी कहीं से स्मेल है कि शायद पुरलांग इससे हो जाएगा, उनका अपना व्यू है। तो सेनेटर कामरान मुर्तजा ने तो सर बरमला कल ये कह दिया था फ्लोर पे ही, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें लाई नहीं जाती हैं वो कैसे हो गई हैं। उन्होंने कहा जैसे को हाँग कर लाया जाता है, और सर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया पार्लियामान का जनाजा निकाला जा रहा है। तो सर इतने सख्त अल्फाज तो वहीं पर उन्होंने बोल दिए थे। इसमें जमहूरियत है, किसी को हर किसी को बोलने की आज़ादी है। अब हर कोई जो है ना क्रेडिट सारा मलबा जो है महंगाई का, दूसरा वो हमारे पे डालने की कोशिश करे और अपने आप को पाक साफ रखना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए, तो ये सारा नून से लड़ाई की ये फिजा बना रहे हैं। हमने जो भी किया सबको साथ लेके चले हैं। हम तो मतलब बहुत जगहों पे हमने कुर्बानी दी हमने, और मुस्लिम लीग वह जमात है जिसने सियासी कुर्बानी दी है, अपनी रियासत के लिए सियासी कुर्बानी दी है। और जितना हमारा वोट बैंक खराब हुआ, आप देख रहे हैं ना, मार्च 21 से लेकर मार्च 22 तक 10 इलेक्शन हुए, नून लीग जीती। और हमारा मार्च 22 से लेकर मार्च 23 तक जो है तो 13-14 इलेक्शन हुए, उसमें सिर्फ 4 या 5 हम जीत सके। वजह क्या थी कि लोग महंगाई। अब पीपल्स पार्टी तो हमेशा फिर वो सिंध में जीतती रही सीटें, 2 बाई इलेक्शन हुए। वजह क्या थी कि लोग चूँकि वज़ीर आज़म नवाज PMLN का है, वज़ीर खजाना PMLN का है, वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो जो लोगों से रिलेटेड है वो भी PMLN के पास है, तो लोग सारा जिम्मेदार है हम पे डालते हैं मुश्किल फैसलों का। मुश्किल फैसलों का। और बाकी सियासी जमातें जो है वो अपने आप को बड़ी जुम्मा करार दे रही है कि हमारा तो नहीं है, तो ये नून कर रही है। देखो हमने तो उल्टे उनकी लोगों की बातें बर्दाश्त की है, हमें सियासी नुकसान भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती साहब बिल्कुल न्याज़ साहब, मुफ्ती साहब न्याज़ साहब फरमा रहे हैं कि मुश्किल फैसलों की कुर्बानी जो सियासी है वो भी नून लीग ने भुगती है, और उसका वोट बैंक भी और चीज़ें भी मुतासर बहरहाल हुई हैं। सर आपका तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी जमातों का भी नहीं हुआ, नून लीग का जितना हो गया। देखें पिछले 5 साल तो सबके सामने है ना, हम खड़े रहे, और हमें तो ये भी एहसास था कि हम PTI चेयरमैन को चर्चा करेंगे तो वज़ीर आज़म हमारे नहीं आएगा,
लेकिन हम खड़े रहे, हमने 16 मिलियन मार्चेस किए, धरना दिया, PDM बनाया और बाकी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा किया है। तो इस हकीकत को तो आप नहीं झुठला सकते। लेकिन अब बड़ी जमात होने की निस्बत से ऐसा नहीं कि सब बातें उन पे डाली जा रही हैं। हम क्रेडिट को भी तकसीम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हिस्सा बकदर जुस्सा, और डिसक्रेडिट को भी तकसीम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हिस्सा बकदर जुस्सा। तो जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो है, लेकिन इन तो इन दोनों चीजों को जो है मुस्तफ़ा जो आप फरमा रहे हैं, दोनों चीजों को वो कहाँ जायज हो गया है। बिल्कुल सही कि आप कमेटी के अंदर चीजें न लाएं और वहाँ पर पार्लियामेंट में बिल्कुल ये है कि उन चीजों को वहाँ होना चाहिए। उसामा, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा जी ब्रेक से पहले। जी उसामा, देखिए मुदस्सिर, इस वक्त पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है और सियासी इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम भी है। आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए। जब हमने पहले 90 दिन के अंदर इलेक्शन देखे और उसी की वजह से आप देखिए ये सारे मामला हो रहे हैं। निगरान सेटअप जो भी आएगा मुझे नहीं लगता उसकी वजह से इस्तेहकाम आ सकेगा, चाहे आप उसको लंबा भी खींच जाए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए और उसके लिए सब जमातों को आना चाहिए। ये जो अब इलेक्शन एक्ट में इनको याद आ रहा है 1.5 साल क्यों नहीं आया, तो ये जितनी भी कानून साजी हो रही है ये ऐसे लग रहा है कि अपने लिए की जा रही है कि हमारे लिए किस तरह से रास्ता बार हो सकता है, बजाय इसके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ देखा जाए। तो मुल्क के लिए हल यही है कि आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सके वक्त पर हो जाए तो बेहतर है। बिल्कुल ये आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी आपका, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आपका शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ अदालती मामलात के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम मामला जिस पर आज तोशाखाना के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा जो चेयरमैन PTI की जानिब से की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। खबर क्या है, मामला आज क्या हुआ है अदालत में, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल हमारे साथी रिपोर्टर मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, आज क्या अहवाल रहा है समात का? मुदस्सिर, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस जो काबिल सबात करार देने का फैसला था ट्रायल कोर्ट का, उसके खिलाफ अपील में जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक 7 दिन में फैसला करना था ट्रायल कोर्ट को। और ये जो रिमांड ऑर्डर था इसको चैलेंज कर रखा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बिला आखिर 2 हफ्तों से जायद का वक्त गुजरने के बाद ये केस समात के लिए मुकर्रर हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था जिसने आज इस मुकदमे की अपील की समात की। इसमें ख्वाजा हारिस से पूछा गया कि क्या आप रिमांड ऑर्डर से एग्रीड है, यानी कि आपको रिमांड ऑर्डर से कोई मसला है, क्योंकि इस पे तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि हमें मसला ये नहीं है कि जो ऑर्डर है उसको रिमांड किया गया, हमारी कई एप्लीकेशन से जिसमें हमने एक तो जो ट्रायल करने वाले जज हैं हुमायूं दिलावर, उनके अदालत से मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर अदम एतमाद किया हुआ था। और हमारी कई दरख्वास्तें और भी हैं, मजमूई तौर पर 4 दरख्वास्तों का उन्होंने हवाला दिया कि जिनके ऊपर फैसला नहीं किया गया था, तो मुनासिब होता कि पहले उनका फैसला कर लिया जाता, मुकदमा कहीं और मुंतकिल कर लिया जाता, तो हमें केस रिमांड करने से इशू नहीं था। फिर अदालत ने कहा अब इशू कट टू साइज हो गया है, यानी कि आपको इशू सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट में आपकी पेंडिंग दरखास्तें हैं उनके ऊपर पहले फैसला कर लिया जाए। इस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे दी गई है अब कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं तोशाखाना केस से मुतलिक, जो अपीलें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट में की हुई हैं, उनके ऊपर जल्द अज जल्द निपटाए। और जस्टिस याहिया अफरीदी का ये कहना था जो सबसे बुनियादी नौयत की दरख्वास्त है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो केस के काबिल समात होने से मुतल्लिक है कि क्या जो 120 दिन का टाइम फ्रेम गुजरने के बाद शिकायत जो काबिल समात है या नहीं। इस हवाले से जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है ये बुनियादी नौयत की, क्योंकि जब अदालत का दायरा इख्तियार और दायरा कार तय हो जाएगा, मुकदमे का मेंटेनेबल होना तय हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी। इसलिए पहले इस दरख्वास्त को लाजमी तौर पर हाईकोर्ट निपटाए। इसके साथ ही साथ ख्वाजा हारिस ने कहा कि 342 का जो मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड होता है, जो ट्रायल की हतमी प्रोसीडिंग्स होती हैं आर्गूमेंट से पहले, वो रिकॉर्ड करने के लिए आज तलब किया गया था। तो इन द मीनवाइल जब तक हाई कोर्ट ये अपना दरखास्तों के ऊपर फैसला नहीं कर लेती, जो ट्रायल है वो रोकने का हुक्म दिया जाए।
इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली दोनों की जानिब से ये मौका अपनाया गया कि क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट में मुदाखलत करना कानून के मुताबिक बनता नहीं है। तो मुनासिब यही होगा कि जो इस्तदा आप स्टे ऑर्डर की यहाँ पर कर रहे हैं, इसको हाई कोर्ट जब आपका मुकदमा कल 26 तारीख ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स है, वहाँ करेगी, तो वहीं पर इस इस्तदा को किया जाए। तो इसके साथ ही जो चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त थी, जो अपील थी उनकी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसको इन डायरेक्शंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। जी मुदस्सिर। सही। अच्छा जुल्करनैन, एक चीज़ जो है अदालती दायरा इख्तियार का मामला है क्या बेसिकली जो इस सारे अमल के अंदर है कि हाई कोर्ट में चल रही थी चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस इस चीज़ को लेकर क्यों गए? हाँ मुदस्सिर, हुआ ये था कि ख्वाजा हारिस ने सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट में ये दरखास्त दी थी सीआरपीसी के मुताबिक के क्योंकि 120 दिन के अंदर ही इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है और जो ऑफिसर जिसने वकास मलिक जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था वो ऑथराइज नहीं थे, उनके पास इजाज़तनामा नहीं था, इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी लेटर नहीं था जिसमें उन्हें मुकदमा दर्ज करने का के हवाले से बाइख्तियार बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कर सकता है, कोई एक अफसर जब तक इख्तियार तकवीज़ ना हो नहीं कर सकता। ये दो इतराज़ात थे, उन्होंने कहा था इसलिए ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है कि काबिल समात ही नहीं है। इसको ट्रायल कोर्ट ने जो है हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा इस एतराज़ को मुस्तरद किया, दरखास्त खारिज कर दी और कहा कि मुकदमा काबिल समात है। इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने उनका रिमांड बैक कर दिया, उन्होंने दोबारा अपना फैसला बरकरार रखा जो अब दोबारा से हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। यही मैटर वो लेके सुप्रीम कोर्ट आए थे कि हाई कोर्ट ने बजाय फैसला करने के मुकदमा वापस उन सवालात के 8 सवालात उठाते हुए नीचे रिमांड कर दिया था। तो ये वो बेसिकली एतराज़ात हैं तहरीक इंसाफ के और उनके चेयरमैन के इस मुकदमे के हवाले से, जिनके ऊपर अब हाई कोर्ट ने दोबारा फैसला करना है और इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या जो ट्रायल कोर्ट है उसका दायरा कार बनता था या नहीं। इन एतराज़ात और इन कानूनी नुकात के होते हुए नंबर 1 के वकास मलिक जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके पास अथॉरिटी लेटर था इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल करने का और मुकदमा दर्ज करवाने का या नहीं। दूसरा ये कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक किसी भी शख्स के जब गोशवारे जमा होते हैं उसके अंदर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर कर सकता है, कार्रवाई 120 दिन से आगे नहीं कर सकता। तो ये भी एक नुकता उठाया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। इन दोनों नुकात के ऊपर जो फैसला आया है अब ट्रायल कोर्ट का, उसके ऊपर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में होगी और वो तय करेगा कि मुकदमा काबिल समात था या नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में, अब अगर सादा लफ्ज़ों में हम समझें कि इस मामले के हवाले से किस चीज़ पर बात होगी, किस चीज़ पर समात होगी? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो निपटा दिया मुकदमा, अब ये हाई कोर्ट में वापस चला गया। अब हाई कोर्ट जब ये फैसला करती है कि मुकदमा काबिल समात है या नहीं, इसमें दो ही क्योंकि फ्रीकैन है, इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इन दोनों में से जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतासरा होगा, इसको ऑर्डर के ऐसे एग्रीव्ड होगा जो, वो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की हद तक इस वक्त तक अगर हम बात करें तो तोशा खाना का केस निमट चुका है। अब ये बॉल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उनके कोर्ट में फेंक दी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, हमें आगाह कर रहे हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से तोशा खाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। इस साथ ही कहा है मुनासिब होगा कि हुक्म इम्तना की इस्तदा हाई कोर्ट में की जाए। अब काबिल समात होने या ना होने का मामला भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही तय करेगी। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं जहाँ पर सूबा सिंध, जहाँ पर बहुत दिन से अपोजिशन लीडर गायब हैं, अपोजिशन लीडर नहीं थे, तो अब अपोजिशन लीडर के लिए पिछले चंद दिनों से हम ये देख रहे थे कोशिशें शुरू हुई और आज नए अपोजिशन लीडर का तायुन भी हो गया है। सिंध में पहली खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब होने वाले जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राना अंसार हैं, जिन्हें आज अपोजिशन लीडर मुंतखब कर लिया गया है सिंध असम्बली में। लेकिन वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अब सिर्फ और सिर्फ निगरान सेटअप के मामलात ही हैं जो अपोजिशन लीडर वो कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी मामलात गुजरे शायद उस वक्त भी ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब निगरान सेटअप किस तरह से बनाया जाता है, जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो नाम, जो बातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान दे रही थी वो, और जो बची खुची इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो वापस आएगी, वो दोबारा से अपने अपोजिशन लीडर के लिए कुछ कर पाएगी या नहीं, अब ये अगले आने वाले दिनों में देखना है। क्योंकि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने आज MQM की अपोजिशन लीडर को बहरहाल वोट दिया है और उनके हक़ में वो आए हैं। इस तरह से GDA हो, MQM हो या फिर साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान,
उन्होंने मिलकर अपोजिशन लीडर एक मुंतखब कर लिया है, राना अंसार साहिबा को, और अब वो नई अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन चंद दिन में अब सिवाय निगरान हुकूमत के मामलात और कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त फ्लड सिचुएशन के हवाले से, जो सिंध में भी इस वक्त है और पंजाब के अंदर भी ये सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ासा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब रहा है। अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो दरिया सतलुज में और रावी में कि इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है, इर्द गिर्द की बस्तियाँ हैं वो तबाही का मंजर पेश कर रही हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त नकल मकानी भी ज़ोर शोर से जारी है। और इस वक्त जो PDM में है वो कह रही है कि हम इंतज़ामात करें, लेकिन जो भारत की जानिब से इन दोनों दरियाओं में पानी छोड़ा जा रहा है उससे जो दरिया के मुल्हिका इलाके हैं उसमें ख़ासी इस वक्त फसलों की भी तबाही हो गई है, नकल मकानी वो भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तो बारिशों ने वहाँ पर भी तबाही मचाई है, और जो वहाँ कोई सुलेमान का इलाका है वहाँ पर होने वाली बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाके जिसमें आवारान है, खारान है, वहाँ पर ख़ासी तबाही इस वक्त हो गई है। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के हवाले से, जहाँ पर आज एक खौफनाक वाक़या पेश आया है। रुकन सिंध असम्बली का भाई और भतीजा जाँ बहक हो गए हैं। असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो के गाड़ी पर आज फायरिंग की गई है। तकरीबन ये बताया गया है कि 60 से ज़ायद गोलियों के खौल मिले हैं, और उनका भाई अकरम अबड़ो जो सिंध बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, लॉयर हैं, वो और उनका भतीजा शहरियार अबड़ो दोनों जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, खुरम गुलजार इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल ये वाकया सुबह 11:50 पर डिफेंस में आयशा मंजिल मस्जिद के करीब जो है वो पेश आया था, जिसके बाद इस वाकये में 2 अफराद इब्तदाई तौर पर जाँ बहक हुए। तीसरे शख्स जो है वारशद पवार, वो अब से कुछ देर पहले ही दौरान इलाज वो भी दम तोड़ गए। इस तरह इस वाकये में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है। एक जख्मी जो है उसे जिन अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। साथ ही जो मरने वाले इसमें अकरम अबड़ो और उनका बेटा शहरियार अबड़ो है, उनका पोस्टमार्टम इस वक्त जिन अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही जो बताया जा रहा है कि ये जैकाबाद जाने के लिए ख़याबान शमशीर से निकले थे कि इन्हें डिफेंस के करीब टारगेट करके जो है वो कत्ल किया गया। असलम अबड़ो ने जो MP है उन्होंने हमसे बात की तो उनको बताना था कि ये जैकाबाद जाने के लिए घर से निकले थे, और प्लानिंग जो है वो बड़ी मनसूबाबंदी के तहत ये टारगेट किलिंग की वारदात की गई है। जबकि जो गाड़ी जो है वो शहरियार अबड़ो और उसके वालिद अकरम अबड़ो जो है वो साथ ही फ्रंट सीट पे मौजूद थे, और मुल्जिमान ने इनको ही टारगेट किया, ऐसा बताना है असलम अबड़ो का, और इन्हीं पर गोलियां बरसाई गई। 50 से जायद जो है वो जायवा से होल बरामद कर लिए गए हैं। जो जियो फेंसिंग इलाके की जा रही है, सर क्राइम सीन यूनिट भी वहाँ पहुंचा है, इन तमाम शवाहिद जो है जमा किए। गाड़ी के ऊपर तकरीबन 60 से जायद जो है गोलियों के निशानात हैं, क्योंकि बताया जा रहा है 50 से जायद जो गोलियां फायर की गई हैं वो कुछ गोलियां जो है वो गाड़ी से क्रॉस करके भी निकली हैं। और साथ ही जो गाड़ी में सवार पीछे अफराद थे, अरशद पवार और दूसरा जख्मी जो अब्दुल्ला है, उनको ये फ्रंट से गोलियां लगी हैं, और इनको बताया जा रहा है कि गर्दन और चेहरे पे गोलियां जो है वो लगी, जिससे इनकी मौत वाक़ई हुई है। साथ ही जो 3 से 4 टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, जो कि ख़याबान शमशीर से और जायवकुआ तक की CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बताया लगाया जा सके कि जो ताक़ुब जो है वो उनके घर से निकलने के दौरान इसके साथ ही जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने ताक़ुब किया और फिर डिफेंस के करीब फायरिंग करके। आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच की। एक दिन का बारिश तो खा गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने खासा तेज़ खेला है और इस वक्त पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में है। क्या पाकिस्तान ये मैच जीतने की पोजीशन में भी हम बात करेंगे। इस वक्त इकबाल जमील साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त आ गया है, तो दूसरा मैच भी जीता जा सकता है, क्योंकि एक दिन तो बहरहाल बारिश की नज़र हो गया। जनाब, बारिश की नजर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है खास तौर पे बहुत उम्दा बन रही है। और यहाँ पे मैं तारीफ के बगैर नहीं रह सकता, अब्दुल्ला शफीक ने ही प्लेड ए मास्टर्स इनिंग, बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है, और उसके साथ आगा सलमान ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को एक अच्छी लीड मिल गई है, और अगर पाकिस्तान ये चाहे तो
मतलब ये मैच जो है पाकिस्तान की गिरफ्त में है और इसको अब यहाँ से कहीं पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि जनाब इसको रिट्रीट करे एंड ही इज गोइंग टू प्ले। मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इस मैच में एक फोर्स विक्ट्री कर सकता है बहुत आसानी के साथ। उन्हें तो जितने भी अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की तारीफ की जाए, उनके पुल, उनके कट और उनके ड्राइव जो थे वो देखने के काबिल थे। उन्होंने सही मानों में एक ओपनिंग का प्लेयर का रोल अदा किया है। तो इस सीरीज को अगर आप ये देखें तो 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे सऊद शकील हुए, आगा सलमान हुए। आगा सलमान की भी इनिंग्स बड़ी अच्छी रही है और उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में अब इन जैसे प्लेयर जो मिले हैं तो पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट में जो खासा पीछे रहता है अच्छी परफॉर्मेंस। एक चीज जो खास इस टेस्ट सीरीज में जो नजर आ रही है वो यंग प्लेयर्स का है कि उन्होंने स्कोर जो है वो बड़ा अच्छा किया है। वो चाहे सऊद शकील हो, आगा सलमान हो, वो तमाम लोग जो हैं ये आज अच्छा दोनों मैचेस में वो खेल रहे हैं। ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि टेस्ट और उसमें भी नए प्लेयर्स का इस तरह परफॉर्म करना, ये एक बड़ी खुशायद बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके ये कोई खास रोल तो अदा नहीं किया, लेकिन सऊद शकील को 27 साल की उम्र में जाके उसने सेंचुरी की और अगर उनको पहले ले लेते तो कितना फायदा होता पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एक सोचना चाहिए, उनको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि देखिए जिस वक्त मेरिट पे आप लड़कियों को पिक कर लेते हैं ना तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। जावेद मियादाद की मिसाल है, अब्दुल हफीज कारदार ने जावेद मियादाद को जब वो 17-18 साल के थे उन्होंने पिक किया और उन्होंने एक लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली। मतलब जब आदमी 25 के बाद अगर सेलेक्ट होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरा अपना ख्याल है कि आपने बिल्कुल ये बड़ी एक उम्दा आपने मिसाल दी है कि अगर इस तरह से मौका हो तो वो बहुत अच्छा है। क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैच आप देख रहे होंगे, पोजीशन पाकिस्तान की बहुत बेहतर है, क्या कहेंगे, मैच जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं हम? बारिश ने कोई प्रॉब्लम नहीं की। अब या तो दो दिन अगले जो है वो बारिश हो जाए तो कुछ वरना पाकिस्तान की लीड तो बहुत अच्छी लीड हो गई है। और मैं समझता हूँ कि पिच इतनी बुरी नहीं खेली, लेकिन फिर भी जाहिर है कि प्लेयर बहुत अच्छा बैटिंग की है। आपने देखा कि सलमान ने और फिर अब्दुल्ला शफीक, तो आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पोजीशन में है। सही। अच्छा, नए प्लेयर्स ने बहुत अच्छा जो खेला है, अब्दुल्ला की बात करें, सऊद, आगा सलमान, क्या कहेंगे नए प्लेयर्स और इस पिचेस पर आकर बहुत अच्छा परफॉर्म करना? तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। देखिए हम पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे और जब भी हम किसी भी उसमें बात करते थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, तो बड़ी खुशाइन बात है कि ये मिडिल ऑर्डर ने इस दफ़ा परफॉर्मेंस की है। तो मिडिल ऑर्डर ही पे सवाल होते थे, मिडिल ऑर्डर ने अब परफॉर्म कर लिया, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया साहब आपका भी और इकबाल जमील साहब आपका भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।